हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल में स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि कल हमने जहाँ तक छोड़ा था उससे पहले भी हमें कुछ चीजें देखना है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसमें से जो क्रैक यूपीएससी सीएससी तो इंडिया का जो अनअकैडमी है, तो अगर हम ऑनलाइन एजुकेशनल एक तरीके से बात कर सकते हैं कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर एजुकेशन के क्षेत्र में देखें। और आप अगर हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देखिए डेली लाइव क्लासेस आपको पता ही है कि इसमें से डेली लाइव क्लासेस मोर देन 30 एंड 40 क्लासेस पैरेलल चल रही होती हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट की होती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे ही प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं। ठीक है ना, आपने क्या पढ़ा इसके बाद इसमें फाइनली आपका क्या होता है, यहाँ एग्जाम होता है यानी आपके टेस्ट होते हैं। साथ ही साथ इसमें से दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट फायदा होता है अनलिमिटेड एक्सेस है, यानी हमारे इस प्लेटफॉर्म में अनलिमिटेड एक्सेस है। आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्रिप्शन के बाद आपको इसमें जितना एक निश्चित टाइम पीरियड मिलता है तो उसमें आपको क्या है, अनलिमिटेड एक्सेस है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये हमारा जो ये ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अपनी स्टडी को क्या कर सकते हैं, आगे धार दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, मेरे बारे में जैसे कि मैं इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल और सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ। इंडियन इकोनॉमी पीटी एडमिन्स के लिए, ऑप्शनल हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। ठीक है ना, मेरा नाम देवी सिंह है। ठीक है, तो वैसे और मैंने जो अपना ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से करा है। ठीक है, मेरा नाम देवी सिंह है। ठीक है, और ये मेरा लिंक है जो नीचे मेंशन है, ये टेलीग्राम लिंक है, आप इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और उसमें से जो ये नोट्स जो आपको यहाँ लगी होती है तो उस चैनल पे क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। साथ में ये अनअकैडमी का ये जो मेरा लिंक है, इसके साथ साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म में मोर देन 100 एजुकेटर, टॉप इंडिया के एजुकेटर हैं, जैसे कि आप देखते हैं रोनल सर को, रोहन सर को, और भी बहुत सारे जो एजुकेटर हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, वहीं देखिए हमारे पास एक कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस है। कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस के बारे में जैसे अगर मैं बताऊं तो हमारे पास करीब 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेज क्या हैं, इसमें पड़े हुए हैं। वहीं इसकी बात करें तो हमारे हर एक सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का इसमें से 15 अपकमिंग है, हिस्ट्री में 20 अपकमिंग है, करंट अफेयर्स में एक अपकमिंग है, और इसमें से 330 यानी करीब 250 से ऊपर यानी 300 से ऊपर कोर्सेज पड़े हुए हैं। और अलग अलग अपने अपने अलग एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ और अनलिमिटेड एक्सेस है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन का मैंने कल भी बताया था, और प्लस सब्सक्रिप्शन जो स्टूडेंट एकदम बिगनर हो, नया हो, यानी इंटरमीडिएट पास करा हो यानी 12th पास किया हो, तो उसको सबसे जो जरूरत है वो 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले। आप मेरा ये जो कोड DBYT देख पा रहे होंगे, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, जैसे इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 3 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं यानी 36 मंथ के लिए, तो आपको 10% डिस्काउंट के बाद आपको 81,000 मिलेगा। ठीक है ना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसी तरह ये पूरा हमारा प्लान है, एक माह से लगा करके एक माह की जो फी 9,000 है, और जाके आपको 8100 रुपया क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसमें आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो लाइव टेस्ट होंगी, टेस्ट सीरीज, पूरा इसमें कॉम्प्रहेंसिव कोर्स करवाया जाएगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्स एंड इसमें से पर्सनल कोच भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है ना, तो आप प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सेम वैसी कि आइकॉनिक का भी, आइकॉनिक की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आइकॉनिक में कि हमारे पास वैसे ही आइकॉनिक का भी क्या है, प्लान है, जैसे 12 माह, 24 माह और 36 माह, जो कि आपको ये जो ऐसा है ये 10% ये कोड को यूज करने के बाद आपको 10% का क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। जो कि अगर 36 मंथ की जो फी है 1,41,000 होकर ये कितनी हो जाती है, 1,26,900 रुपया हो जाती है। ठीक है, इसमें भी आपको अनेक इसकी विशेषताएं हैं, और इसमें आपको स्टडी प्लानर, साथ में पर्सनल फीडबैक आपको दिया जाएगा, और आपके डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, पर्सनल कोच, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें भी करवाई जाएंगी। ओके,
तो उसी तरह हमारे इसमें ऑप्शनल के लिए भी जैसे कि एक मंथ का अगर हम बात करते हैं तो एक मंथ में 5,000 फी है। अगर आप एक मंथ में ऑप्शनल कंप्लीट कर लें, जैसे हमारे इस प्लेटफॉर्म में सारे ऑप्शनल ऑलमोस्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम 12 माह की सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो जो कि 27,500 फी है, ये मेरा कोड यूज करने के बाद आपको 24,750 क्या करना पड़ेगा, देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। मैं आपको पता है कि कल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और इंट्रोडक्शन का मैं थोड़ा-सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ, है ना? फिर आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे कि हम अगर बात करते हैं प्रॉपर्ली, तो राज्य की जो भूमिका होती है, राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का क्लासिफिकेशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कल जो भी मैंने पढ़ाया था उसका बस 5 मिनट में क्या करवा देता हूँ, उसका रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है? मैंने कल बताया था कि भई इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक एक इकोनोमिया एक शब्द है जो ग्रीक शब्द है, ये इकोनोमिया से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ओइकोनोमिया पुनः 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और दूसरा नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है गृह अथवा फैमिली, नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। हम ये कह सकते हैं कि एक परिवार का अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने खर्चों को कैसे यूज करता है, इसका मैनेजमेंट ही इकोनॉमिक्स है। इसका क्या है, मैनेजमेंट। लेकिन ये तो बहुत साधारण परिभाषा हो गई। इसको हमने बताया था कि एज अ विषय वस्तु देखें तो जो वस्तु तथा सेवाओं के वितरण उपभोग और इसके यानी प्रोडक्शन की इन सारी चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, इन सभी चीजों का अध्ययन इकोनॉमिक्स कहलाता है। मैंने ये भी बताया था कि इसको हमने 2 भागों में बांट के देखा था, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वह अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था के छोटे-छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाए, वह माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्रो, मैक्रो मतलब समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत क्या किया जाए, अर्थव्यवस्था के बड़े-बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाए। ये भी चीजें मैंने कल डिटेल से आपको समझाया था। तो उम्मीद करता हूँ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप यानी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम अर्थव्यवस्था के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात करते हैं तो आप यहाँ एक बात देख लीजिए कि हम अर्थव्यवस्था के क्लासिफिकेशन को कई पार्ट में बांट के देखेंगे, ठीक है ना। कि जैसे कि राज्य सरकार की आधार जो राज्य सरकार की भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्थाओं का क्लासिफिकेशन किया जाएगा, यानी सॉरी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ रूल एंड स्टेट और गवर्नमेंट। मतलब कि राज्य सरकार की जो भूमिका के आधार पे क्या किया जाएगा, इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे डिटेल से कि भाई इसमें से जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी तरह हम विकास की जो विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटेंगे और देखेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। वहीं हम देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, इस सभी को हम डिटेल से बात करेंगे। सेम वैसे जैसे कि विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पे कि कैसे अंतर संबंध रखती हैं अर्थव्यवस्थाएं, तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे खुली अर्थव्यवस्था आएगी और बंद अर्थव्यवस्था आएगी। नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था जैसे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था और परस्पर अर्थव्यवस्था। इन सभी का हम क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो मैंने ये फॉर्मेट आपको समझाया, ये बस फॉर्मेट आपको याद रखने के लिए है। लेकिन हाँ देखिए ये यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही टॉपिक। आपको स्टेट सिविल सर्विस में भी इसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम चलिए डिटेल से इसका स्टडी करते हैं। तो वही जो कि मैंने बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। मतलब क्या कि जो राज्य सरकार की भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्थाओं का क्लासिफिकेशन क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, या राज्य सरकार ये जो अर्थव्यवस्था है ये कौन सी अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो देखिए अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ध्यान रखिएगा मैं दोबारा से बोल रहा हूं इसमें, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो सरकार या राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं
का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है जानने योग्य कि भाई राज्य सरकार या जो राज्य या फिर सरकार, यहाँ राज्य से मतलब देश से है, तो राज्य या जो सरकार है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करती है। ठीक है, जैसे कि राज्य की विभिन्न प्रकार के नियमों और नीतियों का क्या करती है, वो निर्माण करती है और इसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाएगा। और ये अर्थव्यवस्था जैसे कि हम देखेंगे तो जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? अब देखिए जरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो अर्थव्यवस्था है इसमें जो उत्पादन की, देखिए जो उत्पादन है, ठीक है, उत्पादन, तो इसमें से उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर क्या होगा, निजी स्वामित्व पाया जाएगा। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाएगा। निजी मतलब खुद का, जैसे ये निजी क्या है, स्वामित्व पाया जाएगा, निजी स्वामित्व पाया जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे कि वस्तु और सेवाओं का जो निजी लाभ होगा वो निजी लाभ उस निजी व्यक्ति का क्या होगा, उस निजी व्यक्ति का होगा। आप ये कह सकते हैं कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए ही किया जाएगा और यह है, इसी को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। दोबारा से सुनिएगा, मैंने कहा कि भाई जिस अर्थव्यवस्था में, इसी वजह से देखिए आपको कोई डाउट ना रह जाए, मैं चीजों को बार-बार रिवाइज करवाने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है? ताकि इसी वजह से कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज को कम से कम 1 या 2 बार तो कम से कम बता ही दूं। तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन, ध्यान रखिएगा, उत्पादन के साधन उत्पादन के साधनों का निजी व्यक्तियों का क्या हो, कंट्रोल हो, निजी व्यक्तियों का क्या हो, कंट्रोल हो। तो उन जगह आप देखोगे कि जो उसकी सेवा या फिर वो कोई भी चीज का वस्तु है, सेवा का उत्पादन कर रहा होगा तो निजी लाभ के लिए उत्पादन किया जा रहा होगा। क्योंकि जो साधन, ध्यान रखिएगा, इसमें से मैंने जैसे बताया कि उत्पादन के साधनों पर क्या होगा, निजी स्वामित्व होगा, लेकिन इसमें से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्थाओं को जो निजी हाथों के निजी हाथों पे होती है, उत्पादन के साधन निजी हाथों पे होते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अब इसके गुण होंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या भाई? तो अगर हम इसकी गुण की बात करें, इससे भी पहले मैं एक चीज बताऊंगा। देखिए, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा की बात करें तो एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट है, वो अपनी एक पुस्तक है उनकी, एडम स्मिथ की, द वेल्थ ऑफ नेशंस, इन 1976 में ये क्या करते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसमें श्रम विभाजन पर बल देते हुए एडम स्मिथ कहते हैं, उनकी एक नीति आती है और अर्थव्यवस्था में यानी सरकारी हस्तक्षेप, इसी को नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेगी, गवर्नमेंट कोई इंटरवीन नहीं करेगी, गवर्नमेंट या सरकार या राज्य इसमें किसी प्रकार का क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप देखेंगे इसी को उन्हें समर्थन प्राप्त करते हैं और बाद में हस्तक्षेप की नीति लेजिस्फेयर, ठीक है ना, लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर की स्पेलिंग बता देता हूँ, LAISSEZFAIRE, लेजिस्फेयर के अनुसार वस्तु, और ध्यान रखिएगा उन्हें ये क्या कॉन्सेप्ट दिया लेजिस्फेयर का, और उसमें उस कॉन्सेप्ट में क्या है कि भाई वस्तु और सेवाओं की उत्पादन वितरण की प्रक्रिया में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा या फिर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कौन कहते हैं? एडम स्मिथ अपनी जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस 1976 में इस जो बुक को किताब को उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत करा। तो ये उनकी क्या है, उनकी किताब में ये कॉन्सेप्ट देते हैं लेजिस्फेयर का, ठीक है ना, यानी नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट की बात करते हैं वो, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता क्या है, तो जरा इस पे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता देखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की अगर विशेषता की बात करते हैं तो निजी संपत्ति का यहाँ अधिकार होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ लिख देता हूं, है ना, निजी संपत्ति का अधिकार होता है, निजी संपत्ति का अधिकार होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट का क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है,
नहीं, जो लेजिस्फेयर बताया यानी आर्थिक स्वतंत्रता की बात करी गई है। क्या? आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, वही मांग और पूर्ति का महत्व ध्यान रखिएगा। मांग, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति का क्या किया गया है, इसमें से मांग और पूर्ति का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो प्रतियोगिता की स्थिति, इसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है और वस्तु और सेवाओं की विविधता में और गुणवत्ता में क्या होती है, इसमें एनहांसमेंट देखने को मिलता है। तो राज्य सरकार के इसमें से राज्य सरकार यानी राज्य या फिर सरकार, ठीक है, राज्य मतलब देश, तो इसमें से उसका हस्तक्षेप नहीं पाया जाता या हस्तक्षेप का अभाव देखा जाता है। तो आपने देखा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं कि भैया इसमें से उत्पादन के साधन निजी उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और इसकी जो सारे कैरेक्टर हैं मैंने आपको इसमें से डिटेल से बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताया इसके उदाहरण सुन लीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि जापान, ठीक है, अमेरिका, ये सभी, ब्रिटेन, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ आप देखोगे कि ये प्राइवेट जो व्यक्तिगत लोग हैं, ये जो उत्पादन के साधन पे आप देखेंगे बाद में जब इसी को कॉम्पीट करते हुए एक दूसरी अर्थव्यवस्था का जब संकल्पना आएगी साम्यवादी और समाजवादी, तो एक तरीके से इसी का रिजल्ट देखा जाएगा। वो कैसे? क्योंकि आप देखोगे कि इसी के चलते हमारे जो कुछ थिंकर्स हैं तो एक अपनी दूसरी विचारधारा के साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट को, उस अवधारणा को जन्म दिया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपने देखा जैसे कि मैंने बताया जापान, ब्रिटेन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था ये एक तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ उत्पादन के साधनों पर पूरी तरीके से जो इसमें से स्वामित्व है वो किसी का है, निजी व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक चीजों का देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, जरा इस पे नजर डाल दीजिए। देखिए राज्य अर्थव्यवस्था का विचार एक जर्मन दार्शनिक हुआ करते थे, कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। राज्य अर्थव्यवस्था में जो वस्तु और सेवा यानी गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन है और उसका यानी जो प्रोडक्शन और उसका वितरण यानी सप्लाई, आपूर्ति, ये राज्य या फिर सामूहिक स्वामित्व पे होगा। राज्य इसको कंट्रोल करेगा या इस पे सामूहिक क्या होगा, स्वामित्व होगा। जैसे कि इसमें से जो सोशलिस्ट इकोनॉमी या स्टेट इकोनॉमी, इसमें से देखेंगे आप कि इसमें से जो स्वामित्व होगा राज्य का होगा या फिर इसमें से कलेक्टिव स्वामित्व की बात करी जाएगी, कलेक्टिव कंट्रोल की बात करी जाएगी, सामूहिक स्वामित्व, ठीक है ना, सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक स्वामित्व। तो आप इसमें देखोगे कि वस्तु और सेवा है, जो वस्तु और सेवा यानी वस्तु वस्तु और सेवा वस्तु और सेवा, इनमें से जो उत्पादन और वितरण पर ये किसके किसपे छोड़ा जाएगा, उत्पादन और वितरण ये राज्य पे छोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें से देखेंगे उत्पादन और आपूर्ति, जो आपूर्ति है इसमें से कीमत जो इसकी तय करी जाएगी, ये सभी का कंट्रोल कौन करेगा, राज्य द्वारा या सरकार द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे इसके अंतर्गत कि जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में मैंने बताया कि जर्मन जो दार्शनिक रहे कार्ल मार्क्स, तो उनके द्वारा राज्य अर्थव्यवस्था की बात करी गई। अब इसको हम प्रायः दो भागों में बांट के देखेंगे, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, आप देख पा रहे हो समाजवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, तो देखिए समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप क्या है थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर हम साम्यवादी या समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप इसमें से कह सकते हो भाई, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, बहुत माइनर डिफरेंस है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाजवादी और साम्यवादी। देखिए समाजवादी और साम्यवादी में ये डिफरेंस है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है जो उत्पादन के साधन, ध्यान रखिएगा, जो आपका श्रम बल होगा, आपका जो श्रम बल होगा, इसमें से जो श्रम बल जितना आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है,
जैसे कि उत्पादन में जितना आपका उत्पादन में उत्पादन में जितना भी आपका रोल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें शेयर मिलेगा। ठीक है, वही साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है कि भाई इसमें से ये जरूरी नहीं है आप कितना कैपेबल हैं अपना श्रम देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए, और आपकी कितनी जरूरतें हैं। यहाँ राज्य के समाप्त होने की बात यहाँ बोला जाएगा राज्य की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें से आप कितना कैपेबल है, उस आपने जितना श्रम दिया या जितना सहयोग किया ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है आपकी क्या जरूरतें हैं, उनकी जरूरतों के अनुसार उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। वही आपने देखा इसमें से जो भी मैंने आपको बताया कि इसमें से ऐसी समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम मिश्रित अर्थव्यवस्था देखेंगे। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट और चीज रह गई है। देखिए जैसे कि साम्यवादी और समाजवादी, इसमें से आप ना कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत माइनर डिफरेंस है। क्या है? बहुत इसमें माइनर डिफरेंस है। जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो नागरिक समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, वो जो गुड्स एंड सर्विस का क्या कर रही है, जो प्रोडक्शन कर रही है, तो इसमें से उनका समान डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या है? इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उनकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाएगा और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसमें ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जरूरी बात है, ये समझने की है। जरा मैं थोड़ा सा इसमें से, और नहीं आप क्या है इसमें से क्या कर जाएंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक मिनट मैं लिख देता हूं, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए ध्यान से सुनिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कहा गया कि भाई ये समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, इसमें आप जितना अपना सहयोग देंगे, क्या करेंगे, जितना सहयोग देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। यानी इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है। इसमें क्या है, समान वितरण की बात करी गई है। इसमें क्या है, समान वितरण की, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण की बात करी गई है। ठीक है, वही जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें से आपकी क्षमता अनुसार कार्य लिया जाएगा। आपकी किसकी क्षमता अनुसार, क्षमता अनुसार कार्य लिया जाएगा, और आपको जो प्रतिफल होगा आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार आपको इसमें प्रतिफल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उसी जो स्टेट इकोनॉमी था उसी के ये दो पार्ट थे, और उसी के पार्ट में हमने आपको ये बात दिखाया। वहीं आप देखोगे जो जैसे कि यूएसएसआर था, पहले आप रसिया है, तो पहले यूएसएसआर था, तो उसकी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे वही 1985 से पहले चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। लेकिन अब वह सबसे ज्यादा एक तरीके से कहें तो वो क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन गई है। नाम का साम्यवाद बचा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों को क्या है, स्टेट चाइना में कंट्रोल करता है, लेकिन अमेरिका में ऐसे नहीं है। तो आप पूंजीवादी का उदाहरण नहीं दे सकते। बस मैंने आपको एक समझ के लिए बता दिया कि भाई अगर आज इस आप ये सोच रहे हो कि आज भी चीन साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो नहीं, वो कन्वर्ट हो गई है पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसमें स्टेट का कहीं ना कहीं कंट्रोल देखा जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपने देखा। इसकी कुछ विशेषताएं समाजवादी अर्थव्यवस्था की, साम्यवादी या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था की, उत्पादन के साधनों पर इसमें सामूहिक क्या होगा, स्वामित्व होगा। इसमें कलेक्टिव क्या होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है, और इसमें जो नियोजन है वो सेंट्रलाइज होगा। क्या होगा, ये नियोजन सेंट्रलाइज होगा। और इसमें से आप देखोगे कि आर्थिक विषमताओं की कमी देख पाई जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बताया कि भाई ये जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के क्या कैरेक्टर रहेंगे, तो जो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा। जो उत्पादन, जैसे मान लीजिए, जैसे उत्पादन का जो साधन है, मान लीजिए जैसे गेल की बात करें,
ठीक है, तो गैर सरकारी है, तो उत्पादन के साधनों साधनों पर इसमें सरकार का कंट्रोल है, पब्लिक का मतलब सामूहिक कंट्रोल है, सामूहिक स्वामित्व है, ठीक है। वहीं इसका नियोजन केंद्रीकृत होगा, सेंट्रलाइज होगा। इसका नियोजन क्या होगा? केंद्रीकृत होगा, केंद्रीकृत होगा, ठीक है। अगला, आर्थिक विषमताओं में कमी देखी जाएगी। मतलब क्या है आर्थिक विषमताओं में? जहां ऐसी अर्थव्यवस्था होगी वहां आर्थिक विषमताओं में कमी देखी जाएगी। बहुत सिंपल है कि भाई जैसे कि हमारे यहाँ आपको अगर आइडिया हो, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक वर्ग तो बहुत बड़ा हो जाता है जो कि उसके पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, जो संपत्ति का संग्रहण है, कुछ गिने चुने लोगों के पास हो जाता है। जैसे कि कहीं ना कहीं भारत में भी महज 90% जो एसेट्स है वो 10% से कम ही लोगों के पास है। तो जो संपत्ति यहाँ क्या है, देखिए यहाँ विषमता है। अब देखोगे कि अगर एक सामान्य व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वो रोड में है, और एक व्यक्ति के पास उसके देश का जितना भी जीडीपी है वो कुछ भी कहे तो उसका बहुत बड़ा पार्ट भी रखता है, उसका स्वामित्व होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में इसकी कमी देखी जाएगी, विषमताओं में कमी आएगी। मतलब कैसे? क्योंकि आप ही बताइए, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ विषमताएं नहीं देखी जाएंगी, यहाँ असमताएं नहीं देखी जाएंगी। तो आप मेंस का आंसर राइटिंग मेंस का आंसर लिखते वक्त आप इन सारी पॉइंट को और इनको बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट में उसके कॉस के साथ साथ कॉन्स भी क्या करने होंगे, लिखने होंगे। यही वर्ग संघर्ष की समाप्ति की बात करी गई है, और इसमें से राज्य व सरकार की व्यापक भूमिका मैंने बताया ऑब्वियस है। जैसे कि यूएसएसआर को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, तो इसमें से एक व्यापक भूमिका की बात आती है, मतलब यहाँ व्यापक कंट्रोल की बात करी जाती है, ठीक है। तो ये सब जो आपने देखा, ये राज्य से स्पॉन्सर्ड जो इकोनॉमी है, ये उसके बारे में है। अगला हमें देखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ध्यान रखिएगा, ये सभी स्टेट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी का उदाहरण है, मैं उदाहरण भी लिखवाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखोगे तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इसमें से राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं, दोनों के गुण, दोनों के कैरेक्टर इसमें से क्या करते हैं, विद्यमान होते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप देखोगे कि इसमें से जो राज्य अर्थव्यवस्था है, जो राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये राज्य अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इन दोनों के गुण इसमें क्या होते हैं, दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, दोनों के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। इस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि इसमें से जो राज्य सरकार होती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो दोनों की इसमें से एक भागीदारी, साझेदारी और परस्पर सहयोग की भूमिका देखने को मिलती है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो आप भी कह सकते हो कि जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ जो बहुत आधारभूत जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें से महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और केंद्र राज्यों की ही इसमें से दी जाती है, जो सबसे अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखा कि भाई जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसमें राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजी जो वादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों के क्या कहते हैं, इसमें से कैरेक्टर या गुण मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि भारतीय, हमारी सबसे जो अच्छा उदाहरण की अगर बात करें, तो जैसे हमारी इकोनॉमी, ठीक है, भारत एक क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें से देखिए कुछ ऐसी भी हमारी जो जैसे कि कुछ उत्पादन के साधनों पे राज्य का अधिकार होता है,
कौन कंट्रोल करता है, वहीं कुछ उत्पादन के साधनों पे निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में दोनों के गुण पाए जाते हैं कि जैसे हम क्या ले लें, गेल भेल की बात करें तो भाई इसमें जैसे कि किसका अधिकार है, एक तरीके से इसमें से कौन, इसमें सरकार कंट्रोल करती है, स्टेट कंट्रोल करती है। तो उसके साथ साथ जैसे कि रिलायंस ले लें या कोई भी टाटा ग्रुप ले लें, तो इसमें से किसी एक व्यक्तिगत निजी हाथों पे स्वामित्व होता है। तो इन दोनों की इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी क्या है, मिलकर बनी है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बहुत बेहतर और बहुत बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, तो आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या किया, अच्छे से समझा। ठीक है, तो इन भी सारी चीजों को आपने अच्छे से देख लिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आप किसी भी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर यहाँ कैसे भी आपको कभी भी डाउट हो, ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी कैसे भी डाउट हो तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं ऑब्वियस है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता पढ़ेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की बात करें तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का इसमें से इसमें से कोऑपरेशन सह अस्तित्व देखा जाएगा। यानी निजी और सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का क्या किया जाएगा, इसमें से सह अस्तित्व देखा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आर्थिक नियोजन, ध्यान रखिएगा, आर्थिक नियोजन, अब ये नहीं कहिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो इसमें से आर्थिक नियोजन भी देखा जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग की भी क्या करी जाएगी, बात करी जाएगी। सरकार की जो अथॉरिटीज हैं, जो बॉडी है, उनकी भूमिका इसमें उभर के सामने आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो मैंने बताया तीसरे नंबर का, जो सरकार की नियामक रेगुलेटरी बॉडी है, नियामक क्या है, अथॉरिटी बॉडी है, तो उनकी भी उभर के इसमें भूमिका आती है और वो चीजों को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो सरकार की नियामक के रूप में भूमिका बढ़ जाती है, यानी सरकार की नियामक के रूप में, रेगुलेट करने के रूप में, ठीक है ना, तो नियामक के रूप में भूमिका क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ देखोगे कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है। क्या होती है, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिगत, ठीक है ना, इसमें से क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को देखा। उम्मीद करता हूँ यहाँ भी किसी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, पीटी और मेंस में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन। जैसे ये टॉपिक समाप्त होगा, दूसरा टॉपिक हमारा आएगा इन्फ्लेशन, उसको कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यू करेंगे और आप देख पाएंगे कि एमसीक्यू के बाद आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि वाकई में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप उसमें कैपेबल होंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में मेरी कोशिश है कि आपको किसी भी प्रकार से आप कैसे भी पढ़ें, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। बहुत आसान भाषा में कोशिश करता हूं इसे समझाने के लिए। ठीक है, अब हमें अगला देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट के आधार पे अर्थव्यवस्थाओं की बात करी गई है। यानी भारत में देखिए कुछ चीजें और मैं बताऊंगा लेकिन लास्ट में देख लेंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पे हम कैसे अर्थव्यवस्थाओं को क्लासिफाई किए हैं उस पे बात कर लेते हैं। फिर देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने क्यों अपनाया, कुछ तो कारण रहा होगा, उसके पीछे कुछ तो तर्क होंगे। जी हाँ, पहले इन्हें सुन लीजिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास क्या तर्क है। ठीक है, भारत ने, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए क्या तर्क है, कुछ तो तर्क होना चाहिए। तो इसे आप लिख सकते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के पीछे, मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे क्या है,
क्या तर्क है, क्या रीजन है? तो राज्य सरकार के पास पूंजी संसाधनों का अभाव है। तो यानी राज्य जो हमारा, देखिए जैसे ही हमारा देश आजाद होता है, ध्यान रखिएगा, हमारा देश क्या होता है, आजाद होता है। तो हम देखेंगे कि आजादी के दौरान भी हमारे पास पूंजी की और संसाधनों की जो कहीं कमी दिख रही थी, लेकिन हम तो एकदम नए नए इन्फेंट, हमें इंडिपेंडेंट मिली थी, हम नए नए आजाद हुए थे। तो हम तो दोबारा से, क्योंकि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑलरेडी मार कितने 250 सालों तक झेली थी, तो हम तो डायरेक्टली फिर हम निजी हाथों में तो चीजों को नहीं सौंप सकते थे। तो हमारी मजबूरी भी तो थी ना, इस चीज को समझिए। जैसे मैं कहूं कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, तो भाई हमारी कुछ तो मजबूरी रही होंगी, तो मजबूरी भी है और एक ये इसके फायदे भी बताऊंगा। एक ये कह सकते हैं कि हमको अचानक अचानक तो नहीं कहेंगे, हमने इतना स्ट्रगल के बाद 250 साल 300 साल बाद क्या है, आजादी मिली। तो आजादी, अगर हम हमें देखिए आजादी मिल गई, तो दोबारा से हम अपनी अर्थव्यवस्था को निजी हाथों पे तो सौंप नहीं देंगे। तो इस वजह से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का रुख किया, ताकि इसको जो सरकार है क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और आप कहेंगे कि सर पूरी तरीके से सरकार कंट्रोल करने की क्यों नहीं बात करी, तो हमारे पास संसाधन भी तो होने चाहिए। अगर हमें पूरी तरीके से क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो हमारे पास क्या है, संसाधन होने चाहिए। तो इस वजह से हमारे पास संसाधनों का अभाव देखा गया, पूंजी का अभाव देखा गया, तो हमने क्या किया, आगे क्विट कर गए। साथ ही साथ आप देखोगे कि निजी क्षेत्र के पास जो उपलब्ध पूंजी है, तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है और उनका मैनेजमेंट है, उसका लाभ उठाने के लिए हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को मिक्स्ड टाइप इकोनॉमी बना लिया। मतलब जो निजी क्षेत्रों के पास, निजी लोगों के पास आप देखोगे कि निजी जो व्यक्ति हैं, उनके पास कहीं ना कहीं किसकी, आप अगर बॉटम लाइनर पे देखें तो उनके पास टेक्नोलॉजी, साथ में उनके पास संसाधन है, ठीक है, पूंजी है, और उसके साथ साथ सबसे जो बड़ी चीज है, उनका मैनेजमेंट। देखिए भारत सरकार का मैं ये नहीं कह रहा मैनेजमेंट पुअर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम प्राइवेट या एमएनसीज की तुलना की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज और उनके मैनेजमेंट और अपनी जो अथॉरिटीज बॉडी है, उनके मैनेजमेंट की बात करें, तो उनका यानी दिन रात का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि वहां आप देखिए प्रॉपर चीजें सब निजी हाथों पे कंट्रोल होती हैं। अब आप सोचेंगे कि सर कह रहे हैं, सर इसके सपोर्टर हैं, तो देखिए यहाँ ये नहीं मैटर करता है कि मैं किस चीज का सपोर्टर हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आप अपनी सोच को खुद डेवलप करना है, आपको अपने अकॉर्डिंगली सारी चीजों को खुद मैनेज करना है। आपको क्या बेहतर लगता है, ये नहीं मैटर करता कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मैं एक एजुकेटर हूँ, ठीक है, मेरी भी एक विचारधारा होती है, और लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे देश के लिए क्या बेहतर है, और उसके साथ साथ, उस बेहतरी के साथ साथ जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, उनने कौन सी फिलोसफी को क्या किया, उनने कॉइन किया। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने जैसे बताया कि भाई हम भारत की अर्थव्यवस्था, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे, जैसे कि निजी क्षेत्र में जो उपलब्ध संसाधन है, जो पूंजी है, साथ ही साथ उनका मैनेजमेंट क्या है, बहुत बढ़िया है। अब देखोगे इसके चलते हमने क्या है, इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर क्या कर गए, मूव कर गए। साथ ही साथ देखेंगे कि जो सार्वजनिक, जो पब्लिक सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर में जो ये क्षेत्र है, भारत को काम करने के लिए, जैसे कि पब्लिक क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास जनसंख्या तो थी, तो हमें रोजगार भी तो देना था। तो इसमें रोजगार के जो साधन है, आवश्यकता से ज्यादा क्रिएट किए गए, और इसके साथ साथ अवसंरचनात्मक ढांचों का भी विकास, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए इसमें से आगे बढ़ाया गया। तो एक तो ये भी फायदा है, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगी, सॉरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि जो हमारा सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम किए जाएंगे, उनका संचालन कैसे किया जाएगा, ठीक है, कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा। तो भाई सरकार को ये भी तो चाहिए ना कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको संचालित करने के लिए एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, उनके हाथ में कमांड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उनके पास एक इंफ्रा होना चाहिए। तो ये भी एक इसके पीछे क्या थे, कारण थे। वहीं सबसे जो इंपॉर्टेंट और जरूरी है कि आर्थिक विकास की गति को भी तीव्र करने की जरूरत रही, और इसी के चलते भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। क्योंकि देखेंगे आर्थिक विकास की गति में अगर कोई भी हम इंडस्ट्री या किसी भी यूनिट की स्थापना करते हैं, तो वहां पैसा भी लगेगा और मैनेजमेंट भी लगेगा,
और उसी मैनेजमेंट या पैसा या उसी यूनिट में हमें रोजगार भी तो पैदा करना है, और साथ में हमें जो उस तबके का ख्याल रखना है जो शोषित वंचित पीड़ित या 250 साल तक अंग्रेजों ने एक डिस्पैरिटी समाज में क्रिएट करी, और उससे भी पहले डिस्पैरिटी थी जो असमानता थी, तो उसको भी तो हमें क्या करना है, उस असमानता को बांटना है। तो इसके चलते ये सभी फर्क है, ये सभी कारण है कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, और गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का भी तो समाधान करना था। तो यही जैसे बताया कि रोजगार इसमें से बढ़ेगा अगर जो जैसे कि आप सरकारी या फिर राज्य स्पॉन्सर्ड इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, राज्य स्पॉन्सर्ड इकोनॉमी में, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा दबाव पड़ेगा सरकार पे रोजगार का, और रोजगार भी मिलेगा तो ताकि गरीबी क्या होगी, दूर होगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी हमें उसमें क्या है, ये कॉम्पीट भी तो करना है ना, क्योंकि अगर आप कॉम्पीट करेंगे, देखिएगा हमें कॉम्पीट दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऑब्वियस है कॉम्पीट करना होगा, वरना हम पिछड़ जाएंगे। तो हम हमारे पास स्टार्टिंग में इतना इंफ्रा नहीं था ना भाई, ना इतने संसाधन थे, तो हमारी एक ये भी तो मजबूरी थी ना कि कोई व्यक्ति आए और हमारी सरकार के साथ काम करते हुए एक इकोनॉमी को डेवलप करें। तो इस वजह से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, इस वजह से भारत ने क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यही मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि किसी भी प्रकार से अगर आपको यहाँ कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये डेली क्लास 9:30 बजे होता है, कितना डेली सॉरी 9:30 बजे होता है। तो आपने इन चीजों को देखा, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था देख लिया, और फिर एक बार हम आते हैं क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए विकसित अर्थव्यवस्था ये वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अपने देश के जो विभिन्न, अगर हम बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, तो पूरी तरीके से इसमें ये वैसी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा कि पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी है, जैसे कि जापान की अर्थव्यवस्था, ठीक है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, उसके साथ साथ आप बात करोगे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था। तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्तर जो है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं बात नहीं कर रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उच्च स्तर पे हो जाता है, वैसी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिएगा मैं आर्थिक विकास की मैं बार बार बोल रहा हूं कि वैसे देश, ध्यान रखिएगा, वैसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था के आर्थिक, ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक विकास का स्तर बहुत उच्च हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। चलिए मैं लिख देता हूं, ऐसे देश यहाँ पे लिख देता हूं, है ना, ऐसे देश जिनका अर्थव्यवस्था आप देखोगे तो उनका क्या है, वो उच्च स्तर पे आर्थिक विकास अभी मैं समझा दूंगा, ठीक है ना, आर्थिक विकास, अरे अरे लिखने में थोड़ा आर्थिक विकास, आर्थिक विकास क्या होता है, वो उच्च स्तर पे, आर्थिक विकास उच्च स्तर पे हो जाता है, ठीक है, आर्थिक विकास उच्च स्तर पे हो जाता है, ठीक। तो आप ये देखोगे कि वैसे अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कल के टॉपिक में मैंने थोड़ा सा बताया था कि आर्थिक ग्रोथ और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, ठीक है। तो आर्थिक विकास ये क्वालिटेटिव होता है, ये गुणात्मक होता है, मतलब कि जैसे कि अगर आपके जीवन स्तर में सुधार आया, आपकी जो लाइवलीहुड में सुधार आया, आपके जीवन स्तर का जो लेवल है वो उच्च हुआ, तो हम कह सकते हैं यह आर्थिक विकास है। ये क्या है, आर्थिक विकास है, ठीक है। जैसे कि मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ बताया था, मैंने ये बताया था कि आर्थिक विकास के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी तो है, ठीक है, अनिवार्य तो है, लेकिन यह इसमें से जरूरी नहीं है कि आर्थिक विकास उसके साथ साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पर्याप्त नहीं है, मतलब अनिवार्य तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो अगर कोई देश, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास का स्तर है वो बहुत हाई हो जाता है, बहुत उच्च हो जाता है, वैसे में क्या होगा कि उसमें से विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। इसमें से स्पेलिंग वगैरह गलत होगी तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये स्पेलिंग, ये जो पीपीटी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्पेलिंग वगैरह गलत कर दिया हूं, ठीक है ना, जो हमारा पीपीटी बनाने वाला व्यक्ति है, तो हो जाता है कई बार। जो चीजें मैं समझा रहा हूँ उस पर जरा फोकस करिएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपने विकसित अर्थव्यवस्था देखा,
देखिए जैसे विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक का एक डाटा है, अगर हम विश्व बैंक के डाटा की अगर बात करते हैं तो विश्व बैंक के अनुसार वैसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पे प्रति व्यक्ति आय, जहां पे ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, जो एनुअल इनकम है वो 12,000 करीब 12,500 एग्जैक्टली कुछ देता है 12,237 $36 अगर उसका एनुअल इनकम होता है तो उस देश के पर व्यक्ति का, ध्यान रखिएगा पर कैपिटा एनुअल इनकम की बात कर रहा हूं, तो वैसी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। ये किसका, ये विश्व बैंक का डेटा है और विश्व बैंक के अकॉर्डिंग विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो जैसे कि मैंने बताया कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है, जो विकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में, विकसित अर्थव्यवस्था वैसा देश, ध्यान रखिएगा, जिसका विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये वैसा देश जिसका आर्थिक विकास उच्च स्तर पर हो। आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। आर्थिक विकास को भी मैंने समझा दिया कि आर्थिक विकास गुणात्मक अवधारणा है, ठीक है, ये गुणात्मक कॉन्सेप्ट है कि बढ़े हुए जो उत्पादन का लाभ है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचे, प्रत्येक तबके को पहुंचे, तो वह आर्थिक विकास का उदाहरण माना जाएगा। तो आर्थिक विकास क्या हो, उच्च स्तर पे हो, ध्यान रखिएगा आर्थिक विकास उच्च स्तर पर हो, ठीक है ना। मैंने बोला ना विकसित अर्थव्यवस्था का यानी आर्थिक विकास उच्च स्तर पे हो। विश्व बैंक के अनुसार विश्व बैंक क्या बोलता है, विश्व बैंक कहता है कि अगर किसी भी देश को विकसित अर्थव्यवस्था तभी कहा जाएगा अगर उस बैंक में प्रति व्यक्ति जो उसकी वार्षिक जो एनुअल राष्ट्रीय आय है, सकल घरेलू जो सकल राष्ट्रीय आय है, सकल घरेलू नहीं सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा, सकल 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 राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कितनी हो, सकल राष्ट्रीय आय 12,336 हो, तो वैसी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण फॉर एग्जाम्पल की वैसी अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है, अगर हम उदाहरण की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जापान, यानी अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्रिटेन, ठीक है, जापान, स्विट्जरलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्था कही जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि भाई वैसी अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक विकास उच्च स्तर पे हो, आर्थिक विकास पूरी तरीके से हो चुका हो, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अगर हम विश्व बैंक के डाटा की बात करें तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,336 से अधिक या उतनी होनी चाहिए, तो वह देश का है विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अब विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है भाई, विकासशील अर्थव्यवस्था को जरा देखते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। देखिएगा उसी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग मैं अर्थव्यवस्थाओं का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, वो राज्य के कंट्रोल के आधार पे थी, ठीक है, कंट्रोल के बेसिस पे थी। यहाँ डेवलपमेंट के आधार पे, यहाँ डेवलपिंग इकोनॉमी, जैसे कि हम देखेंगे कि डेवलपिंग इकोनॉमी के क्या है, क्या कैरेक्टर है, कैसी इकोनॉमी होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील भैया अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था को जरा थोड़ा सा आप क्या है नजर डाल लीजिए कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए अगर हम विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वैसी अर्थव्यवस्थाएं रखी जाती हैं, वैसी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है जहां आर्थिक समृद्धि का उच्च स्तर प्राप्त करने का लगातार क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है, लगातार कोशिश करी जाती है कि उसका जो उच्च स्तर प्राप्त किया जा सके आर्थिक समृद्धि का। विकसित में आर्थिक विकास की बात हो रही थी, यहाँ आर्थिक समृद्धि की बात हो रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ विकासशील अर्थव्यवस्था में यानी यानी जो आर्थिक समृद्धि का उच्च स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। एक टैगलाइन लिख लीजिए, इसमें से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि के
ऊपर जाने का यानी उच्च स्तर को प्राप्त करने का, उच्च स्तर को प्राप्त करने का, स्तर को प्राप्त प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे, आप क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये बता दो जरा कि विकास विकसित अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर का क्यों नहीं प्रयास किया जाता? अरे भाई, वो ऑलरेडी उच्च स्तर प्राप्त करके एक वो कभी डेवलपिंग इकोनॉमी रहे होंगे। ठीक है, तो उन्हें ऑलरेडी आर्थिक समृद्धि का उच्च स्तर प्राप्त करने के बाद वो क्या हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक समृद्धि हुआ, उनका जीडीपी बढ़ा, ये न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट है, नंबर बढ़ा जीडीपी का, लोगों पर इसका यानी प्रोडक्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वितरण हुआ, और लोगों को क्या मिला, एक तरीके से आर्थिक न्याय हुआ। और आर्थिक न्याय जैसे हुआ तो लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो जीवन रेखा है, वो क्या हो गई, ऊपर उठ गई, और इसी वजह से वहां आर्थिक विकास हो गया। तो भाई, विकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास हो चुका है, वहां आर्थिक विकास है, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का उच्च स्तर प्राप्त करने की कोशिश करी जाती है। यहाँ आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी का बढ़ना, कि ये क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब देखोगे कि विश्व बैंक ने इसको भी, विकासशील अर्थव्यवस्था को दो रूपों में क्लासिफाई किया है। क्या? इसने दो रूपों में क्लासिफाई किया है कि भाई दो रूप देख लीजिए कि इसके दो रूप कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखेंगे कि एक उच्च निम्न मध्यम आय वर्ग का कॉन्सेप्ट आया, एक उच्च मध्यम आय वर्ग का कॉन्सेप्ट आता है। तो आप ये कह सकते हो कि विश्व बैंक के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ, बस आपको विकासशील अर्थव्यवस्था जानना है, और भारत एक इसका बेहतर उदाहरण है डेवलपिंग इकोनॉमी का, विकासशील अर्थव्यवस्था का। लेकिन इसकी दो उपशाखाएं हैं, एक निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम लिख भी लीजिए, निम्न निम्न मध्यम निम्न मध्यम आय आय वर्ग आय वर्ग अर्थव्यवस्था, आय वर्ग अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय वर्ग, उच्च मध्यम आय उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था, आय वर्ग अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब ये क्या है कि अब इसको ध्यान से देखिएगा, विकासशील में इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, कहा गया कि जिसके पास 1000 से 1006 डॉलर से, ध्यान रखिएगा, 1006 डॉलर से 3955 डॉलर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो उसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था, इसी के अंतर्गत आएगी। इसके बाद आप देखोगे कि इसमें से 3,955 ये डेटा का है, ये 12,235 जो कि 36 में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो यहाँ तक अगर इसके बीच में किसी भी व्यक्ति का आय होता है, उसको उच्च मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उच्च मध्यम आय वर्ग किसके अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार। इस डेटा को भी आप क्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको किस इकोनॉमी के लिए कहीं अलग कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सारा ये पूरा 140 से 50 घंटे का पूरा सिलेबस होता है, पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो आपने इस चीज को देखा यहाँ कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था में आपने देखा कि दो शाखाएं हो गई, एक निम्न मध्यम आय वर्ग की उपशाखा, और दूसरा हो गया उच्च मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था। एक निम्न मध्यम आय वर्ग में जो 1006 डॉलर से, इसमें से 3955 डॉलर तक जिसकी वार्षिक राष्ट्रीय इनकम है, ठीक है, तो वह व्यक्ति निम्न पे आएगा। इसके बाद उच्च मध्यम में आएगा, अगर 3955 से 12,235 तक होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा अगला है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यानी अनडेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, जरा इस पे भी थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। देखिए, जिन अर्थव्यवस्थाओं में जो आर्थिक विकास या लोगों का रहन सहन काफी निचला होता है, काफी लोअर होता है, काफी लोअर कैटेगरी का होता है, उस ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैंने बोला जैसे अल्प विकसित, यहाँ पर देखिएगा, अल्प विकसित अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो ये जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है,
जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों का रहन सहन, आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास आ गया ना, लोगों का रहन सहन। तो आर्थिक विकास या लोगों का रहन सहन बहुत निचला होता है, बहुत क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है। तो वैसी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार अगर हम बात करें तो ऐसे अर्थव्यवस्थाओं में जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1005 या उससे कम होती है, वैसी अर्थव्यवस्थाओं को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोबारा से सुनिएगा, विश्व बैंक के डेटा के अनुसार वैसी अर्थव्यवस्थाएं जिन अर्थव्यवस्थाओं का राष्ट्रीय सकल, ध्यान से सुनिएगा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय लिख देता हूं वरना कंफ्यूज कर जाएंगे। प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कितनी होती है? ये डॉलर में है, ध्यान रखिएगा, ये डॉलर में बता रहा हूं, $1005 से कम होती है। वैसी अर्थव्यवस्थाओं को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या? वैसी अर्थव्यवस्थाओं को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वैसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि सोमालिया, बुरुंडी, चाड, नाइजर, ये सभी अर्थव्यवस्थाएं, जिम्बाब्वे, ये किसकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। जैसे कि इसके उदाहरण की बात करें, चाड, चाड, नाइजर, नाइजर, बुरुंडी, ठीक है, बुरुंडी, सोमालिया, ये सोमालिया अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, ज्यादा ये अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है कंट्री सोमालिया, ठीक है। ये सभी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। ये क्या है? सभी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था देखें। अब कृषक इकोनॉमी, अगला देखिएगा, आपने ये देखा। अब कृषक इकोनॉमी देख लीजिए, ये कृषक इकोनॉमी क्या होता है, और फिर इसके बाद आज का ऑलमोस्ट जो लेक्चर है हमारा समाप्ति की ओर होगा। लेकिन एक मैंने जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन दिया था कि भाई विभिन्न क्षेत्रों में जो भूमिका का आधार होता है, उस भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्थाओं का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। क्या क्या डिफरेंट सेक्टर पे रोल होता है। तो देखिए, यदि ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू जो प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, तो उसका प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि या उससे संबंध क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कल के लेक्चर में मैं इस चीज को बखूबी बताया था कि भाई इसी वजह से देखिए, हर एक लेक्चर पिछला दूसरे लेक्चर से इंटरकनेक्टेड होता है। तो इसी वजह से मैंने बताया था कि कृषक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका जीडीपी, ध्यान रखिएगा, जिसका जीडीपी यानी प्राथमिक क्षेत्र या कृषि से संबंधित, कृषि या उससे संबंधित क्षेत्र में करीब 50% से ज्यादा का योगदान हो, वैसी अर्थव्यवस्थाओं को कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको साधारण भाषा में सुनिएगा, भाई ऐसी अर्थव्यवस्था जो देश की जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता हो, कृषि सेक्टर से आता हो, एग्रीकल्चर सेक्टर या उसे संबंधित सेक्टर से आता हो, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहा जाएगा? कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण से यहां समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि जैसे कि मान लीजिए कोई, जैसे कि हम आजादी के दौरान क्या थे कि भारत एक कृषक अर्थव्यवस्था थी। तो आजाद हुए मान लीजिए 1947 में, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी मान लीजिए $10 मिलियन की थी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी $10 मिलियन की थी। तो भाई जो हमारी इकोनॉमी $10 मिलियन की थी, अगर आजादी के दौरान ये $6 मिलियन, कितना, $6 मिलियन होता, मान लीजिए उदाहरण है ये, ऐसा ये डेटा ये ऐसा नहीं है, ठीक है, बस उदाहरण दे रहा हूं। तो अगर ऐसा है जो कि आजादी के दौरान ऐसा ही था, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाएगा। तो आपने देखा कि भाई एग्रेरियन इकोनॉमी क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी को आपने पढ़ा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें से उसके टोटल जीडीपी का उस अर्थव्यवस्था की ज्यादा से ज्यादा क्या है, उसका हिस्सा कृषि क्षेत्र या उससे संबंधित क्षेत्र से आता हो, यानी 50% से ज्यादा, वैसी अर्थव्यवस्थाओं को
कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जैसे भारत जब आजाद होता है तो आजादी के दौरान कृषक अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कृषि और उससे संबंधित या जैसे उसी जैसे फिशरीज, कृषि, एग्रीकल्चर, ये इसी क्षेत्र से आता था, एनिमल हस्बेंड्री सब इसी क्षेत्र से आता था। ठीक है, तो आपने कृषक अर्थव्यवस्था को भी क्या है देखा। इसके बाद देखेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेम वैसे ही। देखिए औद्योगिक अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये औद्योगिक अर्थव्यवस्था लिख लीजिए शायद इस पे से, ये दूसरी है ना, यानी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था। ये औद्योगिक अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सेम वैसी, जब किसी भी अर्थव्यवस्था का, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी अर्थव्यवस्था का जो टोटल यानी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 50% से ज्यादा हिस्सा वो द्वितीय क्षेत्र से यानी सेकेंडरी सेक्टर से या औद्योगिक क्षेत्र से या इंडस्ट्रियल क्षेत्र से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा हो, वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा, वैसी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, मैंने कहा कि 50% से ज्यादा हिस्सा, 50% से ज्यादा हिस्सा किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर से यानी सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा हो। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा हो, सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा हो, यानी सेकेंडरी सेक्टर का मतलब औद्योगिक क्षेत्र, क्या है, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र। तो अगर किसी भी जीडीपी का, किसी भी देश की, किसी भी अर्थव्यवस्था की, देश या अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी का, क्या, जीडीपी का, जीडीपी का 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा हिस्सा इस क्षेत्र से आए, वैसे उस इकोनॉमी को औद्योगिक अर्थव्यवस्था या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसी अर्थव्यवस्था को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहेंगे। तो आपने यहां तक चीजों को देखा कि भाई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि इंडस्ट्री, जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे कि चीन। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चीन एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। चीन एक क्या है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। अब सर्विस इकोनॉमी क्या होता है भाई, सेवा क्षेत्र की। बहुत सिंपल, सेम ऐसे ही सर्विस इकोनॉमी पे जरा थोड़ा सा नजर डाल दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था या किसी देश की वैसी अर्थव्यवस्था जिसके टोटल जीडीपी का, यानी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 50%, 50% या उससे ज्यादा, या उससे क्या है, उससे ज्यादा क्या हो, उससे ज्यादा सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से या टर्सरी सेक्टर से आ रहा हो। किसे, टर्सरी, सेवा क्षेत्र किसका, कल भी मैंने पढ़ाया था ना, तृतीय क्षेत्र है ना, तो सेवा सेक्टर है, इसी वजह से इसको सेवा सेक्टर, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र से आ रहा हो, कहां से, सेवा क्षेत्र से आ रहा हो, वैसी इकोनॉमी को सर्विस इकोनॉमी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सर्विस इकोनॉमी कहा जाएगा। ठीक है, वैसी इकोनॉमी को सर्विस इकोनॉमी कहा जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वो लोगों की आजीविका उस सर्विस सेक्टर पे क्या होती है, ज्यादा निर्भर करती है, सर्विस सेक्टर पे ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था का जैसे एग्जाम्पल आप बात करें तो जैसे कि जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, यूएसए, यूएसए, जापान, जापान और ब्रिटेन, ब्रिटेन। ठीक है, ये सभी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी है, ये सेवा क्षेत्र की इकोनॉमी है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज। यहाँ पे स्पेलिंग इकोनॉमी नहीं होना चाहिए, इकोनॉमीज होना चाहिए। ठीक है, सही कर लीजिएगा, इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब क्या है कि अब आगे हम देखेंगे जो अर्थव्यवस्था, वो विश्व में अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए बात की जाएगी। तो अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो देखेंगे जैसे खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ये ओपन इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्थाओं में ये वैसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं तो पूरा जो दुनिया है यानी जो विश्व है, विश्व के अन्य देशों के साथ ये क्या है, वस्तु और सेवाओं के निवेश और उसमें
क्या है, निवेश और उसके लेन देन में क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, वो निर्भर करती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा कि वैसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो विश्व के अन्य देशों के साथ अंतर संबंधित होती हैं, व्यापार के लेन देन में, निवेश में। ठीक है, तो अब अगर बात करें वर्तमान में, तो सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था का क्या है, जो भी सभी अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद बंद अर्थव्यवस्था, हमने यहाँ पे नहीं लगा है, लेकिन देख लीजिए बंद अर्थव्यवस्था। देखिए बंद अर्थव्यवस्था ये वैसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिन जिन अर्थव्यवस्था का दूसरे देशों के साथ कोई आर्थिक संबंध ना हो, ध्यान रखिए कोई आर्थिक संबंध ना हो, वैसी अर्थव्यवस्थाओं को बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, बंद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका कोई दूसरे देशों के साथ क्या है, आर्थिक संबंध ना हो, आर्थिक संबंध, आर्थिक संबंध ना हो, वैसी अर्थव्यवस्था को क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। जो अब तक ऑलमोस्ट वो क्या है, ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। थोड़ा सा बस रह गया है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बस 5 मिनट में छोड़ दूंगा, ठीक है ना, बस 5 मिनट वेट करना है। तो नियोजन के आधार पे जो क्लासिफिकेशन इकोनॉमी का किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो जैसे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ये ऐसी अर्थव्यवस्था है, अगर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं की बात करें कि इन अर्थव्यवस्थाओं का ज्यादा से ज्यादा पार्ट क्या है, योजना के अंतर्गत क्या होता है, कंट्रोल होता है, वैसी अर्थव्यवस्थाओं को प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे आर्थिक समृद्धि और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना तैयार करी जाती है, और उस योजना के ही आधार पे क्या है, इन लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य रखा जाता है। तो जैसे कि भारत में ही आप देखोगे तो इसमें कई प्रकार की, पहले तो क्या था, प्लानिंग कमीशन, जैसे योजना आयोग, उसके बाद नीति आयोग आया। प्लानिंग कमीशन 5-5 सालों का क्या करता, प्लान करता था। फिर नीति आयोग 15 साल का प्लान किया, 7 साल और 3 साल का क्या किया, प्लान किया। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं प्लान्ड इकोनॉमी कहती हैं। इसमें पीपीटी में काफी बच्चे ने क्या कर दिया है, काफी मिस्टेक है, उस पे तो ध्यान रखिएगा, काफी मिस्टेक कर दिया है पीपीटी में। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको हालांकि नोट्स वैसे ही मिल जाएगा उसके, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आपने प्लान्ड इकोनॉमी देखी। अब आप नॉन प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, गैर योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था, ये गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है भाई, ये वैसी इकोनॉमी जिसमें गैर, देखिएगा गैर योजना मतलब किसी प्रकार की योजना पर उसका जो क्षेत्र है वो गैर योजना पे निर्धारित होता है। इकोनॉमी का वो सेक्टर जो गैर योजना पे क्या हो, चले, निर्धारित हो, यानी जो अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक समृद्धि और विकास का जो लक्ष्य रखा गया हो, उसका कोई योजना नहीं तैयार किया गया हो, वैसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, अनप्लान्ड इकोनॉमी या गैर योजनाबद्ध क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो आपने गैर योजनाबद्ध भी अर्थव्यवस्था देख लिया। अब उम्मीद करता हूं जो अगला कल का क्लासिफिकेशन होगा तो आत्मनिर्भर इकोनॉमी, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी के भी बारे में बात करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, तो आप सभी को चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं जल्दी, ठीक है।